चलिए स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में सबसे पहले हम फिजिकल चेंज को देखते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है? द सब्सटेंस में अंडरगो अ चेंज इन फिजिकल शेप, स्टेट, साइज एंड कलर बट डज नॉट चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस। तो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें सिर्फ मैटर का स्टेट चेंज होता है। जैसे सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है तो गैस हो सकता है, उसका स्टेट चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। लेकिन जो रिएक्शन होने से पहले, फिजिकल चेंज में जो रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट था वही प्रोडक्ट में भी रहेगा। मतलब कोई नया सब्सटेंस अगर नहीं बनता है तो इस तरह के चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि जो प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का जब वो रिएक्टेंट था, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसका रिएक्टेंट के फॉर्म में था वही प्रॉपर्टी अगर उसका प्रोडक्ट के फॉर्म में भी रहे तो इस तरह के चेंजेस को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? एक फिजिकल चेंज है। इसमें क्या होता है कि ये आइस का टुकड़ा है जो कि सॉलिड स्टेट में है, और जब ये पिघलने लगता है तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो इसका बस स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लेकिन ये पहले भी वाटर था और अभी भी वाटर ही है। तो रिएक्टेंट में भी ये H2O ही था और प्रोडक्ट में भी H2O ही है। तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्लियर है? नेक्स्ट, केमिकल चेंज। तो इसमें क्या होता है कि केमिकल चेंज में कंप्लीटली नया प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक केमिकल चेंज है। इसमें बिल्कुल नया प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल आयरन है और ये रस्टिंग होने के बाद तो इसमें बिल्कुल भी चेंज आ गया। तो इसमें अब क्या हो गया, ये ओर के साथ, इम्प्योरिटीज के साथ अटैच हो गया। तो ओरिजिनल ये Fe था, लेकिन अब ये Fe नहीं, इसके साथ Fe के साथ और भी शामिल हो गया, तो बिल्कुल ये चेंज हो गया। तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल केमिकल चेंज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, the process in which chemical change causes one substance to change into another is called chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे उसके बाद अगला हमारा है केमिकल इक्वेशन। तो अब ये इस तरफ एरो, ये एरो है, तो एरो हेड से पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंस होते हैं इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और इस तरफ जो प्रोडक्ट नया सब्सटेंस बना इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये होता है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट एक तरफ, एरो से पहले रिएक्टेंट को लिखते हैं और नया प्रोडक्ट को हम एरो के बाद लिखते हैं। अब इस क्रम में हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन using symbol and formula of a substance involved in the reaction is called chemical equation। तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट्स लेता है उसका हम सिंबल लिखते हैं, और उसके साथ जितने भी एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उस रिएक्शन में उसके नंबर को लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में। तो उसका कहने का मतलब है जो भी सब्सटेंस है उसका फार्मूला लिखते हैं रिएक्टेंट में, और नया प्रोडक्ट जो भी बना तो उसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट में फार्मूला के साथ। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो ये कार्बन है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और ये ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर से गैस के रूप में मिलता है। कार्बन जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा है तो वो एक कार्बन का ही फॉर्म है। तो मान लीजिए कि ये लकड़ी का टुकड़ा है और ये इसको हम जलाते हैं, लकड़ी के टुकड़ा को हम जलाते हैं
और कोई भी चीज़ अगर बर्न करता है तो बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो कि एटमॉस्फेयर से मिलता है। तो लकड़ी जब जलता है तो ऑक्सीजन के हेल्प से जलेगा, बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ नहीं जल सकता। तो ये जलेगा तो ये रिएक्शन होगा एयर के साथ कार्बन का, और ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इस तरफ से इधर ये हमने कार्बन का और ऑक्सीजन का फार्मूला लिखा, क्योंकि ये दोनों इन्वॉल्व होंगे कोई भी चीज़ के जलने में, और उसके बाद उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस एस। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ जलता है तो इसमें क्या बनता है, एस बनता है। एस बना तो ये राख बच जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है। तो ये इधर ये रिएक्टेंट साइड का फार्मूला है लकड़ी के जलने से पहले, और ये प्रोडक्ट साइड का फार्मूला है। तो ये कंप्लीट जो लिखा, ये कंप्लीट एग्जाम्पल जो हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया। अब अगला टॉपिक में आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, और इधर जब प्रोडक्ट बना तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो जितना किसी भी एलिमेंट्स या सब्सटेंस या कंपाउंड का जितना भी एटम्स रिएक्टेंट साइड में होगा, उतना ही एलिमेंट्स या उसका एटम्स उतना ही प्रोडक्ट साइड में होगा, तभी वो इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस समझेंगे। तो इसी तरह से अभी क्या है कि जब भी हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, उसका इक्वेशन लिखते हैं, तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। जितना जितना एलिमेंट्स या एटम्स रिएक्टेंट साइड में होगा, उतना ही हमको प्रोडक्ट साइड में भी शो करना होगा, तभी जा करके वो इक्वेशन बैलेंस समझा जाएगा। तो चलिए इसको हम सीखते हैं, इसको बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म H2O। H2O मीन्स वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होगा तो वाटर बनेगा। तो ये हमने पहले इसका बस फार्मूला लिख दिया, अब बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, इसमें 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एटम होता है, वो एटम के फॉर्म में नहीं, एलिमेंट के फॉर्म में होता है, सिंगल कभी नहीं होता, हमेशा एक से अधिक ही होगा। तब इंडिपेंडेंट कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो हमेशा मल्टीपल एटम के साथ अटैच होता है। तो ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में ही होगा, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होगा। तो हाइड्रोजन सिंगल होगा तब एटम डबल हो गया, H2 हो गया, तो ये एलिमेंट, यहाँ ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है। अभी चलिए इसको देखते हैं। तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इधर देखिए 2 हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, तो अभी बैलेंस नहीं हुआ। अगले स्टेप में हम देखते हैं, यहाँ H2 और O2, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया 2H2O। अभी ये वाला 2 है, ये कंप्लीट वाटर के फॉर्मूला के साथ कोफिशिएंट में है। ये 2H2O के साथ कोफिशिएंट में है, मतलब ये दो मॉलिक्यूल इसका हाइड्रोजन का भी होगा, और 2 इधर ऑक्सीजन के साथ भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों जितने भी इस तरफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उस सब के साथ ये 2 होगा, क्योंकि ये 2 कोफिशिएंट है, H का भी कोफिशिएंट है, O का भी कोफिशिएंट है। तो अभी देखते हैं, यहाँ देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन इधर हो गया और 2 इधर, तो 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना है हमारा, 2 ही है, तो अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के साथ 2 लगा देंगे कोफिशिएंट में, तब ये 4 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया। अभी देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 इधर और 2 इधर, 4, और ये चूँकि ऑक्सीजन के साथ ये 2 कोफिशिएंट में है तो इसके साथ भी 2 हो गया, तो 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। अभी ये कंप्लीट, ये हमारा लास्ट इक्वेशन कंप्लीट
बैलेंस्ड है, ये कंप्लीटली बैलेंस्ड है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो भी जितने भी होते हैं उसमें सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड में दो या दो से अधिक सब्सटेंस हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में सिंगल सब्सटेंस होंगे। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, 2 एंड मोर देन 2 रिएक्टेंट हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा कंबाइंड होकर के एक नया प्रोडक्ट ही बनाएगा। यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो टाइप्स के यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जो कि कंबाइंड होकर के एक सिंगल सब्सटेंस बनाया H2O। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अभी देखिए, एक सब्सटेंस नाइट्रोजन का है और दूसरा, एक नाइट्रोजन का है और दूसरा हाइड्रोजन का है। तो ये दो है, एक दो, और यहाँ कंबाइंड होकर के अमोनिया बना दिया। तो इस तरह के दो रिएक्टेंट होंगे और सिंगल प्रोडक्ट होगा, तो ये होगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी से डिकम्पोजिशन का कॉम्बिनेशन का अपोजिट होगा। इसमें रिएक्टेंट सिंगल होगा और प्रोडक्ट दो या दो से अधिक बनाएगा। ठीक है, जैसे कि H2O। अब H2O के अंदर, पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम पास करेंगे तो ये टूट करके हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये देखिए, लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको अब हीट करेंगे तो क्विक लाइम बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ सिंगल रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से जो सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस के ऊपर दो सब्सटेंस, एक इधर सब्सटेंस है एक इधर सब्सटेंस, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये अपने मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ फेरस है और कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर का सल्फेट फेरस पे आ जाएगा और कॉपर सिंगल रह जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक मॉलिक्यूल से एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल एक से हट करके दूसरे पे चला जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ देखिए, रिएक्टेंट में फेरस सिंगल था और प्रोडक्ट में फेरस सल्फेट बन गया। अब ये सल्फेट कहाँ से आ गया, कॉपर से हट करके आयरन पे आ गया। तो ये सल्फेट पर डिस्प्लेसमेंट हो गया और कॉपर यहाँ सिंगल हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और साल्ट एंड वाटर बनाता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे, ये हमने उल्टा लिख दिया है, खैर कोई बात नहीं है, आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ HCl एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तभी एसिड और बेस रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड साल्ट बनाया और H2O वाटर बना दिया। तो इस तरह के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक एसिड है। अब ये रिएक्ट करेगा, तो एक तरह से देखेंगे तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें देखिए, इसका सल्फेट मैग्नीशियम पे आएगा और हाइड्रोक्साइड का ये हाइड्रोक्साइड पोर्शन अलग होकर के वाटर बना देगा। यहाँ देखिए, तो मैग्नीशियम सल्फेट बना, ये एक साल्ट है और वाटर फॉर्म हुआ। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको हम कहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद इस वीडियो के साथ हम इसका क्वेश्चन आंसर, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस सारे का PDF अपलोड मैं कर दूंगा। तो आप उसको इस चैप्टर को समझने के बाद इसको वीडियो देख लीजिए और उसके बाद
इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर होगा आप PDF डाउनलोड करके उसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है।